सबसे पहले जो कल ये एक तब्दीली आई है और इस तब्दीली के हवाले से जाहिर है मशरिक़ वस्ता के हवाले से और ओवरऑल जो इंटरनेशनल एरिना पे जो जिन खबरों को हम अंडर डिस्कशन बार बार लेकर आ रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ेगा? डू यू थिंक दैट? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो मंजरनामा आपको नज़र आया है इसमें जियो पोलिटिकल लैंडस्केप ग्लोबल यानी कि दुनिया का, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और रीजनल जियो पोलिटिकल लैंडस्केप पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि वो दौर जिससे कि आपने बताया कि पिछले 24 साल से बशर अल असद अपने एक दौर उनका चल रहा था जिसमें यकीनन अपने लोगों को काफ़ी उन्होंने सप्रेस किया, ऑप्रेस किया, परसिक्यूशन की अपना इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए। और उससे पहले उनके वालिद टोटल 54 साल की हुकूमत रही है एलावाइट फैमिली की, यानी कि माइनॉरिटी की। दरअसल इसका किस्सा कुछ इस तरह है कि असद हुकूमत तो पहले ही चली जानी थी 13 साल पहले, जबकि 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त रूस और ईरान की मदाखलत से और पूरी मदाखलत से और पूरी ताकत से जो उन्होंने मदाखलत की और असद का साथ दिया, तो ये बागी जो आज आपको नजर आ रहे हैं 13 साल के बाद कामयाब होते हुए, ये बागी नाकाम हो गए उस वक्त और मुसलसल नाकाम होते रहे। जब आपने देखा कि खित्ते की सूरत हाल गजा के बाद और लबनान के बाद वो थोड़ी तब्दील हुई इजराइल की बम्बार्डमेंट्स और अमेरिका की सपोर्ट से, और उस तब्दीली से मेरा इशारा है कि गजा को इस वक्त मिट्टी का ढेर बना दिया गया, लबनान को में तमाम उसके सतह के हिजबुल्लाह के लीडर्स को ख़त्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो सबसे बड़ी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान की थी, वो ख़त्म हुई, यानी कि वो तकरीबन मदम हो गई फ़िलहाल। और उसके बाद जो इराकी मलेशिया बशर अल असद की फ़ौजों के साथ मिलकर लड़ते थे इनसे जंगजुओं से, वो भी मदम पड़ गए। जब ये सारे मदम पड़ गए तो जो रशिया ने हर महीने तकरीबन कोई 11 से 1400 सॉटीज़ के ज़रिए अपने बम्बार्ड जहाज़ों के ज़रिए वो उन टारगेट्स को जो कि बागियों के टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते थे जब वो बढ़ने की कोशिश करते थे अलीपो की तरफ या हम्स की तरफ या बाकी शहरों की तरफ। तो इस तरह 13 साल बचे रहे वो। अब जब उन्होंने देखा कि रशिया बिजी हो गया यूक्रेन में, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस बरकरार रही और वो शॉटीज देता रहा, लेकिन रशिया तो उस वक्त मदद करता था जब ग्राउंड फोर्सेस वहाँ लड़ रहे थे बागियों के साथ। जब ग्राउंड फोर्सेस ईरान के ही हिजबुल्लाह अपने मामलात में उलझ गया, उसको हिजबुल्लाह फाइटर्स न रहे या वीक हो गए, और दूसरा जो इराकी फाइटर्स, इराकी मलेशिया फाइटर्स वो वीक हो गए, तो उनकी आर्मी पहले ही वीक थी, तो एयर सपोर्ट का फिर उस वक्त फायदा कोई नहीं था। तो जमीन पे अगर सिर्फ बम मारते रहें तो फोर्सेस दूसरी तरफ, बागी फोर्सेस किसी और तरफ से आ जाएंगी। तो इस लिहाज से ये आपने 13 दिनों में जिस चाबुक दस्ती के साथ और जिस सरप्राइजिंग तरीके से ये बागी आगे बढ़े हैं, उसकी वजूहात ये हैं। और अब तो नेतन्याहू ने क्लेम कर लिया, अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमने तो ईरान को कमजोर किया, उसके एक्सेस को कमजोर किया, इसलिए सीरिया में कामयाबी हुई है। मैंने तो खैर कल अपने सुबह मजमून में लिख दिया था ये, लेकिन नेतन्याहू ने कल शाम को उसकी तस्दीक कर दी कि ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो एक तजिया निगार को ही नजर आता था कि इस तरह अचानक आनन फानन में ये किस तरह हो गया कि बागी कामयाब हो गए। लेकिन बहरहाल उनके कामयाबी की दूसरी वजह ये है कि वहाँ जितनी अप्रेशन हुई थी, जितनी जुल्म और बर्बरियत हुई थी रजीम के तरफ से, असद रजीम के तरफ से, जितने अखूबत खाने थे, जितने लोगों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता था, यहाँ तक कि कल की बात है कि कल भी चमन लोगों को तख्तादार पे चढ़ाना था, लेकिन बागी पहुंच गया, उन्होंने छुड़ा लिया परसों और कल। तो लिहाजा उसके भी एक रिएक्शन था। अवाम की सपोर्ट आपने देखा कि मिल गई, खास तौर पर जो अपोजिशन के अफराद थे जो कि 24 सालों से जो किसी न किसी कसम पुर्शी में थे, वो भी मिल गए आके। वो रेफ्यूजीज जिनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा वो आना शुरू हो गए, तो अवाम की सपोर्ट भी मिल गई। फिलहाल उनको अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस ये तो चेंज आया दो के, लेकिन इसमें
ज़ाहिर है अवाम का भी एक है, और सीरिया की अवाम जो इतने सालों से, इतने अरसे से सारे सिनेरियो के अंदर उलझी हुई है, क्योंकि रशिया और यूएस की बात करें तो उन्होंने अपनी एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू करने के ऐलान के हवाले से भी कहा है। कैसे निकलेगी सीरिया की अवाम इस सूरत हाल से? नहीं, वो यूएस ने और जो बाइडन ने जो कहा है, और सेंटकॉम के जनरल कोराला ने जो बात की है वो ये की है कि हम अपने सॉर्टीज, और कल भी उन्होंने तकरीबन 74 की जगहों पर बम्बार्डमेंट की, लेकिन वो दाइश के इलाकों, ठीक है, दाइश के इलाकों में ये बड़ी अजीब सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये जो बागी हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके ऊपर सैंक्शन है, जिनकी हेड मनी भी मौजूद है उन पर, और वो इसलिए कि कोई दाइश का मेंबर हुआ करता था, कोई अलकायदा का मेंबर हुआ करता था, कोई बाकी टेररिस्ट ग्रुपों का वो, लेकिन अब के उन्होंने ये किया कि तमाम छोटे छोटे ग्रुप मिल गए और वो बागियों के साथ मिलके, और उसके बाद जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थे उसके साथ मिलकर उन्होंने ये मोमेंटम गेन किया जब ईरान की एक्सेस वीक हो गई। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कि जब ईरान की एक्सेस वीक हुई तो गल्फ कंट्रीज के ममालिक ने पहले भी साथ दिया था इन बागियों का असद के खिलाफ, और अब के इस मरतबा 13 दिनों में बहुत ज़्यादा साथ मिल गया, मदद मिल गई। और उसकी वजह यह है कि सीरिया में किसी लिहाज से पड़ोसी मुल्कों को, मुसलमान पड़ोसी मुल्कों को ये नहीं भाता था कि सीरिया में एक शिया डोमिनेटेड हुकूमत बरकरार रहे और इतने अरसे तक बरकरार रहे, और फिर इजराइल को भी ये सूट नहीं करता था। तो उस लिहाज से अब सुन्नी डोमिनेटेड, सुन्नी एम्पावर्ड हुकूमत आ जाएगी वहाँ, तो मसला पड़ोसी मुल्क का भी हल हो जाएगा, इजराइल का भी हल हो जाएगा, और लेबनान पर इसका असर ये पड़ेगा कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह को शेयर मिलता था वो शेयर खत्म हो जाएगा और वहाँ भी सुन्नी एम्पावर्ड हुकूमत आ जाएगी। तो गल्फ कंट्रीज भी खुश, इजराइल की न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी जिसके तहत न्यूट्रलाइज किया उसने हिजबुल्लाह हमास को, वो भी खुश, और साथ में उसकी एक्सपेंशन प्लान जो है, जो कि इब्राहिम अकॉर्ड की शक्ल में पिछली दफा नमूदार हुआ था, और वो जो एक्शन फलस्तीन में यानी गजा में जो जिस लिहाज से जेनोसाइड हुआ तो वो कुछ अरसे के लिए रुक गया था, अब वो दोबारा ट्रंप की वापसी, इब्राहिम अकॉर्ड का फैलाव, ये दोबारा शुरू होने लगा है। और ये आने वाला मंजरनामा ये बताता है कि ईरान की जो ताकत थी, जो कि जमीनी ताकत थी, जिसको हॉरिजेंटल कैपेसिटी कहते हैं, वो उसमें नुमायां कमी हुई है, तकरीबन खत्म हुई, और फिलहाल, और फिर अब उनकी वर्टिकल कैपेबिलिटी जो है उसी तरह बरकरार है, यानी कि वो अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के जरिए वो काफ़ी अभी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब सारे का सारा महवर यूएस का यानी अमेरिका का और इजराइल का और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि ईरान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं पड़ोस में दरिया के समुद्र के पार, तो उसमें यह है कि वो सारे मिलकर अब ईरान पर ज़रा थोड़ी घेरा तंग होना शुरू हो जाएगा। और कोई बात नहीं है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में ईरान पर जो ख्वाहिश थी नेतन्याहू की बहुत पुरानी कि उस पर हमला करके उस एसेट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, खास तौर पर जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, तो फिर अब ये मामला और ज्यादा वाज़ेह नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मामला खित्ते में और ज्यादा तपिश पैदा करेगा। ज़ाहिरा रशिया को ये बात पसंद नहीं आएगी। रशिया कितना उस वक्त तक फाल हो सकता है ये वक्त बताएगा। चाइना इस मामले में खामोश डिप्लोमेसी करता है। चाइना का इंटरेस्ट ईरान में बहुत ज़्यादा है। 6 से ज़्यादा उनके MOU साइन किए हुए हैं, जिसमें कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, समुद्रों की हिफाजत, बाकी बहुत सारी, और इन्वेस्टमेंट 400 बिलियन की, वो तमाम की तमाम ईरान का इंटरेस्ट है। ईरान चाहता है कि उसका फुटबॉल बरकरार रहे, और यही चाहता था रशिया। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें मुस्लिम ममालिक का आपने जिक्र भी किया कि उनका रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे हम कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र और रूस की बात करें, तो दोहा फोरम के जरिए एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है और इसको बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए भी ख़तरा करार दिया गया। इसमें मुस्लिम कंट्रीज़ के रोल के हवाले से भी आप थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा। जी, मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ बात आ जाती है इजरायली इन्फ्लुएंस की, तो वहाँ मुस्लिम कंट्री इतने ज़्यादा फाल आपने देख लिया कि गजा की जो जेनोसाइड था उसमें 3
सरबराहों की मीटिंग हो चुकी है ओआईसी की, लेकिन उसमें बहुत नॉर्मल किस्म के रेजोल्यूशंस पास हुए हैं जुबानी जमा खर्च के मुताबिक, लेकिन जो उनके अपने चार्टर में मौजूद है, ओआईसी के प्रियम्बल में मौजूद है कि फ़लस्तीनियों का साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, और साथ में उनके अपने चार्टर के आर्टिकल 18 में मौजूद है ये बात कि वो एक स्पेशल उनका एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि इसका फ़लस्तीनियों के लिए काम करता रहेगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई मल्टीलैटरल सैंक्शन इजराइल पे हुआ, ना इजराइल की जिस अंदाज में इम्प्लीमेंटेबल तंबीह करनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। तो ये बात तो वाज़ेह है कि मुस्लिम ममालिक अब इतने ताकतवर नहीं रहे। अगर इस बात को हम तस्लीम कर लेते हैं तो आगे हम किसी प्लानिंग को मुस्लिम यानी कि 774 कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है ओआईसी फिर आगे कुछ कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो की हिकमत अमली है उनके हुक्मरानों की और जो उनकी अपनी हैसियत से उससे महसूस होता है कि वो ऐसी जगहों पर मुदाखलत नहीं कर सकेंगे जहां अमेरिका और इजराइल का इंटरेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ, आपके इब्तदाई सवाल का जवाब आपकी लाइन में, वो मतलब ये हुआ कि अमेरिका का और इजराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और चाइना का इन्फ्लुएंस जाहिर है और रशिया का इन्फ्लुएंस खिते से कम होगा। रशिया को बहुत फायदा था कि मेडिटेरेनियन सी में वो 25 सालों के बाद पहुंचा था अपना बैरी बेड़ा लेके, अब वो भी खत्म हो गया कुछ अरसे से। तो लिहाजा जो इन्फ्लुएंस रशिया ने कायम किया था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी क्या बल्कि तकरीबन ख़त्म हो गया और इन्फ्लुएंस वो बढ़ गया जो अमेरिका का था, जिसका मतलब ये हुआ कि चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी जो कि फॉरेन पॉलिसी का बहुत स्ट्रॉन्ग कलीदी नुक्ता है अमेरिका का, वो उसमें मजीद उनको सहूलत हो जाएगी। तो यहाँ ये आपको ओवरऑल जियो पॉलिटिकल मंजरनामा भी मैंने आपको बता दिया कि क्या आगे जियो पॉलिटिकल क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है।